हमारा चल रहा था क्रैश कोर्स में पहला सब्जेक्ट हमने क्या लिया हुआ है, नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, और नेटवर्क थ्योरी में जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट इज बेसिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो अब इस बेसिक्स ऑफ नेटवर्क में ध्यान समझना, इस बेसिक्स ऑफ नेटवर्क में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ना चलो ठीक है, पहली बार पढ़ लिया, अब अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसका कोई फिर वो यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं आपको रिवीजन भी विद इन 10 मिनट आपको सारा करवाता हूं। ठीक है, जो मैंने कल पढ़ाया था। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझना, पहले तो ये टॉपिक्स क्या क्या थे वो देखता हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये बेसिक पैरामीटर हो गए थे, चार्ज, करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, इन सब का बेसिक पैरामीटर हो गया था, उनके डिफिनीशंस हो गए थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो भी हो गए थे, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सारे पैरामीटर हो गए थे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आपके रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड कंडक्टेंस, मतलब इन सब पे हमने काफी बातें करी। ठीक है, अच्छा किसी को लग रहा है सर कंडक्टेंस के बारे में तो बात ही नहीं करी, तो रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, जी इक्वल टू 1/r। ओके, तो किसकी आते हैं या देखो सिंपल है यार, रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो या तो आप इसे मो कर दो, कंडक्टेंस की यूनिट या तो आप मो कर दो और सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख दो, सिंपल है। ठीक है, या फिर सीमेंस पर मीटर कर दो। ठीक, ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। खैर, तो यहाँ पे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड कंडक्टेंस, ये चारों पैरामीटर मतलब एक तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोर्सेज हमने देखे थे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, याद है? चलो बताना, डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, कल सबने लेक्चर लगाया हुआ है ना। डिपेंडेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, टोटल 4 थे, याद करो। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, याद करो। ठीक है, तो डिपेंडेंट टोटल कितने थे, 4 थे। ठीक, तो बेसिकली ये 4 हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था। ये जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ये 4 पढ़ लिया है। और हमें क्रैश कोर्स की स्पीड मेंटेन करने के लिए आज ये पहला चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। आज का जो डे है पूरा, आपको केसीएल केवीएल सीखोगे, नोडल सीखोगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, वो सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत पेशेंस के साथ बस सुनते रहना, एट द एंड तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो कल के रिवीजन की बात कर रहा था मैं। तो कल देखो, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, जो कल हमने पढ़ा था उसको एक बार समराइज कर देता हूं। कल हमने करंट पढ़ा था, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी इज व्हाट, अगर करंट की वैल्यू बोला जाए तो क्या होता है, स्लोप ऑफ क्यू वर्सेज टाइम। अगर क्यू और टाइम में ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप होगा दैट इज द करंट। उसके बाद चार्ज क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, या फिर एरिया अंडर कर्व आई वर्सेस टी। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने कल क्लास अटेंड करी है। जो आज पहली बार आ रहे हैं वो 5 मिनट का पेशेंस रखेंगे, जब उन्हें नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा उनको वहां से समझ में आएगा। ये सारी चीजें मैंने कल बताई हैं तो उसको समराइज कर रहा हूं। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज वोल्टेज। वोल्टेज इज व्हाट, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी क्यू। ठीक है, उसके बाद पावर, पावर इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। एनर्जी चाहे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करो चाहे ई से रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है। देन डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, तो ए आपका वोल्टेज हो गया, आई हो गया, तो पी इक्वल टू वी आई। देन एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी टी, या फिर ई इक्वल टू पी क्रॉस टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना कि पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। ठीक है,
और इस पावर की जगह अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आई स्क्वायर आर रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आई स्क्वायर आर रख दिया तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, दिस इज द एनर्जी एंड पावर जो हमने कल बातें करी थी। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर मतलब अगर कोई नहीं पढ़ा हो तो पहला लेक्चर मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, आप उसे देख लेना, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देन हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था, जे इक्वल टू सिग्मा ई, वी इक्वल टू आई आर, जे इक्वल टू सिग्मा ई फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, J equal to sigma E for all frequency and V equal to IR is valid only at constant temperature and for low frequency. Low frequency को और क्या बोलते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। उसके बाद R इक्वल टू रो एल अपॉन ए एंड देन एक फॉर्मूला डेरिवेशन कराया था मैंने, R2 इक्वल टू एन स्क्वायर बाई R1। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लेंथ इज इंक्रीज ऑफ अ रेजिस्टेंस, कि कितना टाइम आप खींच के लंबा कर रहे हो, तो जब खींच के लंबा कर दिया किसी रेजिस्टेंस को तो वो कितना सेकेंड केस में कितना रेजिस्टेंस होगा, उसके लिए फॉर्मूला था R2 इक्वल टू एन स्क्वायर बाई R1। अगर 2 टाइम बढ़ा रहे हो तो n की वैल्यू 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। देन और सिंपल से रिलेशन थे, एक मिनट, सिंपल से रिलेशन थे, सिंपल से रिलेशन थे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यहां से देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 या फिर R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। और यहाँ पे अब देखो एरिया को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमने सारी चीजें कल पढ़ी थी। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, तो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आर नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा इज द टेंजेंट टेम्परेचर एंड अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फॉर कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव, फॉर सेमी कंडक्टर अल्फा इज निगेटिव, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव अल्फा निगेटिव जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी घटती है, और जब सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता था और कंडक्टिविटी घटती थी, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा एंड कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारा एक तरीके से क्विक रिवीजन का मैं सारा करवा रहा हूँ आपको, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब जो चीजें मैंने कल पूरे अब जैसे देखो लास्ट टाइम में आपको सिर्फ एक टेबल देख के जाना है, पूरा रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सब कुछ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू जी बी, ठीक है। J इक्वल टू सिग्मा ई भी था बट वो रेजिस्टेंस के लिए नहीं था, ठीक। तो इंडक्टर इज व्हाट, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई सी इक्वल टू सी डी बी बाई डी टी, एंड वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। इंडक्टर के लिए क्या होता है, वी एल इक्वल टू VL इज इक्वल टू, दिख रहा है सबको, विजिबल है, ठीक है। तो VL इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, देन VC इक्वल टू 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, एंड देन करंट, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो I इक्वल टू V बाई आर, या फिर इंडक्टर के क्रॉस करंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी, देन कैपेसिटर के क्रॉस C dB बाई डी टी। ये सारी चीजें मैंने कल पढ़ा दी थी। देखो क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा मुझे, जिसको प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं बट उन्हें एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, याद रखना, ओके। पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, देन V स्क्वायर बाई आर, देन वी आई, P इक्वल टू V इंटू आई, V की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी, देन कैपेसिटर के क्रॉस पावर VC इंटू आई सी इक्वल टू सी डीबी बाई डी टी, ठीक। एनर्जी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, इंडक्टर के क्रॉस हाफ एल आई स्क्वायर, कैपेसिटर के क्रॉस हाफ सी बी स्क्वायर। रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट करता है, इंडक्टर क्या करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो कल हमने पढ़ी थी, रिकॉल हो गया सबका, कल का लेक्चर सबका रिकॉल हो गया, बोलो।
कल जो हमने पढ़ा था सबको दिमाग में एक बार सारी चीजें रिफ्रेश होगी, ठीक है? ओके, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहां से अच्छा कोई कितने लोग नए हो वैसे आज? एक बार बता दो कि मुझे उसी हिसाब से फिर लेक्चर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। कितने लोग नए हो जो आज पहली बार क्लास लगा रहे हैं? एनीवन? एनी न्यू स्टूडेंट? ओके, सब लोग कल के लेक्चर वाले हो? ओके, कोई बात नहीं। विवेक धीमान, ओके। तो विवेक, जो ग्रुप में लेक्चर डाला गया है उसे आप देख लेना, ठीक है? उससे आपको ओके, ठीक है। तो मतलब जो लोग भी हैं, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, अब यहाँ पे आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2, ठीक है? अभी जो चल रहा था, कल की बातें चल रही थी, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट। दैट इज व्हाट? इक्विवेलेंट सर्किट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको पता होता है, बट हम इतने डेप्थ में और इतनी बारीकी से समझेंगे कि गलती से भी कभी गलती ना हो, ठीक है? ध्यान समझना। तो सीरीज कनेक्शन मतलब कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? सीरीज कनेक्शन मतलब कौन सी क्वांटिटी सेम होने वाली है? बोलते जाओ। देखो, जितना सिंपल सी बात है, करंट, ठीक है? ओके, और पैरेलल में क्या होने वाला है? वोल्टेज। देखो, मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं ताकि तुम्हें कोई भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन हमें रखना ही नहीं है, तो हर एक पॉइंट को साथ साथ में लेके चलते हैं। तो एक बात बताओ, मान लो यहां पे सब ब्रांचेज में, जैसे एक सपोज Z1, अच्छा हाँ, उसके पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। देखो, रेजिस्टेंस आप जानते हो, ठीक है? चलो, व्हाट इज इंपीडेंस? इंपीडेंस इज इक्वल टू R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। ये सबने सुना हुआ है, R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। ये सबने, देखो, इसको हम नेटवर्क एनालिसिस में बहुत डिटेल में समझेंगे जब हम एसी सर्किट पढ़ेंगे। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इंपीडेंस इज व्हाट? सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड, ये क्या हो गया? ये आपका, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है? अभी जितना समझा रहा हूं बस उतना समझना है आपने, और उसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है? ओके, तो अगर ए, मान लो ए जे इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल प्लस एक्ससी है, मतलब कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तो इसका जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस है उसकी वैल्यू ए है आपके, ठीक है? जे इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। अब एक बात बताओ, अगर सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं है तो इसका मतलब जेड इक्वल टू आर होगा कि नहीं होगा? बोलते जाओ। अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो जेड इक्वल टू आर होगा कि नहीं होगा? अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो जेड इक्वल टू आर होगा। चलो, अगर सर्किट प्योर इंडक्टिव है तो इसका मतलब जेड इक्वल टू जे एक्सएल होगा। एग्री करते हो? अगर सर्किट प्योर इंडक्टिव है तो जे एक्सएल होने वाला है, प्योर इंडक्टिव। अगर प्योर कैपेसिटिव है तो जेड इक्वल टू क्या होने वाला है? बेसिकली माइनस जे एक्ससी। क्लियर है सबको? माइनस जे एक्ससी, ठीक है? चलो, तो ये तीन बातें तुम्हें अभी दिमाग में रखनी है। कि
एक इंडक्टिव, मतलब अगर एक कोई, देखो अभी मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, इंडक्टेंस लेने वाला हूँ, सॉरी इम्पीडेंस लेने वाला हूँ। तो जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू जे एक्सएल, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज बता देना। जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू जे एक्सएल, जेड इक्वल टू माइनस जे एक्ससी, ठीक है। ओके चलो ये तो आर है। अब एक्सएल क्या होता है, जे इंटू ओमेगा एल, जे एक्ससी क्या होता है, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। नहीं यार, एक्स इक्वल टू 1/एक्स कैसे बोल सकते हो आप, जे ओमेगा एल, ठीक है। अब यहां पे अब जे की वैल्यू अगर ऊपर नीचे जे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाता है जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी। पहले ये देखो, ये जो तीन एक्सप्रेशन दिए मैंने, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ये तीन दिए हैं, जे इक्वल टू आर, जे इक्वल टू जे एक्सएल। अब ये सारी चीजें मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं तुम्हें एसी सर्किट में आया कहां से वो भी बताऊंगा, बट अभी मुझे इक्विवेलेंट सर्किट बताना है, तो इसलिए थोड़ा सा आई होप ये सारी चीजें तुम्हें अवेयर करानी पड़ेंगी मुझे, तो इसलिए मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सएल इक्वल टू जे ओमेगा एल, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो जे स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, जे इंटू जे क्या हो जाता है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे जे हो गया, तो इसलिए 1 अपॉन जे ओमेगा सी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ओके तो अब यहां पे मैंने जो कनेक्शन लिया है, मैंने देखो हर जगह जेड लिखा हुआ है, तो ये बताओ अगर जेड लिख दिया तो मैं इस सर्किट को प्योर रजिस्टर मानूंगा तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो। अगर इस सर्किट को प्योर रजिस्टिव मानूंगा तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर। अगर प्योर इंडक्टिव मानूंगा तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर प्योर इंडक्टिव मानूंगा तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे एक्सएल, याद रखना जे एक्सएल या फिर जे ओमेगा एल, जे एक्सएल या फिर जे ओमेगा एल। अगर मैं इस सर्किट को प्योर कैपेसिटिव मानूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जे एक्ससी या फिर 1 अपॉन जे ओमेगा सी। यहां तक सबको बात क्लियर है। जेड की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूं, आर भी ले सकता हूं, इंडक्टर भी ले सकता हूं, कैपेसिटर भी ले सकता हूं और मिक्स भी करके ले सकता हूं, ठीक है। चलो अब तुम्हारे लिए बहुत आसान, मैं फिर से बोल रहा हूं, आगे का जो 10-15 मिनट चलने वाला है पूरा इसी पे कॉन्सेप्ट पे बेस होने वाला है, पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होने वाला है। तो आई होप कि जिसको नहीं समझ आया होगा वो पूछ लेना, नहीं अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि फिर आगे तुम बाहर निकलते चले जाओगे। खैर सीरीज कनेक्शन नहीं मैं सारा कराऊंगा, अभी तो मैं सिंपली जो बता रहा था उस पे बस उतना समझो। सीरीज पैरेलल तो मैंने करवाना ही है, मतलब सीरीज पैरेलल तो मैंने करवाना ही है, अभी मैंने जो बताया बस उतना समझो। उसके बाद अब हम आ रहे हैं सीरीज पे, ठीक है। तो देखो सीरीज में होता क्या है, जैसे मान लो इस ब्रांच में सपोज सपोज इस वाले ब्रांच में करंट है I1, समझना दो थोड़ी देर के लिए समझना। सपोज इस वाले रेजिस्टेंस में इंपीडेंस में करंट है I1, इसमें है I2 और इसमें है I3। थोड़ी मोमेंट के लिए समझो, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, बट हमको पता है कि क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 होगा कि नहीं होगा, इस बात से सब लोग एग्री करते हो। सीरीज है तो सारा करंट इक्वल होगा, इस बात से सब लोग एग्री करते हो। जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार, ठीक है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस मतलब सॉरी I इज इक्वल टू I1 I2 I3, क्योंकि देखो ये I1 किस ब्रांच किस में का करंट है, इस Z1 का, I2 किसका करंट है, Z2 का, I3 किसका करंट है, Z3 का, बट तीनों तो सेम ही है ना। तो I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, दैट्स इट। अब इधर आ जाओ, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, बस तुम अपनी कंसंट्रेशन के साथ देखते रहो। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि इस सोर्स के क्रॉस सपोज वोल्टेज इज V, सपोज V, तो यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, कैपिटल V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। यहां तक सबको बात क्लियर है।
सीरीज कनेक्शन में I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, पैरेलल कनेक्शन में V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। डन, ओके। अब ड्यू टू ओम्स लॉ, बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट इज V1? V1 is what? I1 into Z1. V2 is what? I2 into Z2 and V3 is what? I3 into Z3। वो बात अलग है कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, वो भी हम पुट कर देंगे। वो अब जैसे आप एक बात बताओ, अगर आपसे एक ब्रांच में बोला जाए कि इसका रेजिस्टेंस Z1 है, इसका रेजिस्टेंस Z1 है और इसमें से करंट जा रहा है I1, तो आप क्या बोलोगे? वोल्टेज अक्रॉस दिस वन क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू व्हाट? I1 इंटू Z1 होगा कि नहीं होगा? अगर इस ब्रांच में से करंट जा रही तो I1 इंटू Z1 होगा, ठीक है। तो इन द सेम मैनर हमने क्या किया? V1 इक्वल टू I1 Z1, V2 इक्वल टू I2 Z2 एंड V3 इक्वल टू I3 Z3। अब इधर आ जाओ। अब एक बात समझो कि अगर मैं इसमें KVL अप्लाई करता हूं, व्हाट इज KVL? चलो KVL पे आएंगे, बट अभी तो KVL के लिए इतना स्टेटमेंट समझ लो कि जो इंटरनल सम होता है वोल्टेज का, दैट इज ऑलवेज जीरो। तो इंटरनल सम कितना है? देखो, कैपिटल V, अच्छा अब किसी को लग रहा होगा सर V प्लस V माइनस, अब यहां पे ध्यान से सुनना, A माइनस है, A प्लस है, तो जब भी आप KVL लगाते हो तो या तो आप पहला साइन लो या तो दूसरा साइन लो। चलो मैंने दूसरा साइन लेता हूं, तो इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस। अगर तुमने पहला साइन लिया मतलब माइनस लिया है, तो इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस। ये बात सबको समझ में आ रही है? जो साइन पहली क्वांटिटी का लोगे वही साइन दूसरी भी क्वांटिटीज का लोगे। प्लस, देखो ए यहां से चला, इधर से जा रहे हो, तो पहली साइन कौन सी है? ए वाली। दूसरी साइन कौन सी है? ए वाली। तो ए आगे दूसरी साइन, इधर आगे जाओ, दूसरी साइन कौन सी है? माइनस। फिर अगेन दूसरी साइन कौन सी है? माइनस। अगेन दूसरी साइन कौन सी है? माइनस। तो इसलिए हम अगर यहां पे प्लस ले रहे हैं तो यहां पे माइनस 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 लेना पड़ेगा। तो मतलब V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। और अभी हमने देखा कि अब इधर ले जाओ, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, तो V इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू कितनी है? I1 Z1, I2 Z2, I3 Z3, I3 Z3। अब यहां पे एक चीज बताओ, सीरीज कनेक्शन के लिए क्या कंडीशन थी? I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, यही तो था, यही था ना। तो मतलब तीनों क्या हो गए? कॉमन। मतलब यहां पे मैं कॉमन ले सकता हूं कि नहीं? V इक्वल टू I इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो V अपॉन I को क्या किया आपने? V I को ले आए नीचे आप, V अपॉन I इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब एक बात बताओ, व्हाट इज V अपॉन I? व्हाट इज V अपॉन I? V अपॉन I इज Z इक्विवेलेंट। V अपॉन I इज Z इक्विवेलेंट। बात समझ आएगी नहीं? मतलब फॉर सीरीज कनेक्शन Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अच्छा एक बात बताओ, किसके लिए हम बातें कर रहे हैं? सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए? ये सारी बातें हम किसके लिए कर रहे हैं? सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए? सीरीज के लिए, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अच्छा एक किसके लिए बातें कर, अब जैसे अब मान लो, अच्छा एक डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहले यहां तक बता दो, पहले इस डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूं, यहां पे मिटा के, ठीक है। तो इस चीज को मैं इरेज करूंगा और मैं डायरेक्ट लिखूंगा Z1 इक्वल टू, क्योंकि ये डेरिवेशन तो तुम्हें समझाने के लिए बताया गया है, बट अगर सीरीज कनेक्शन हो गया तो Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। क्लियर है सबको?
अब एक बात समझना, इन द सेम मैनर जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो 1/z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3। क्लियर है? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको कि ए क्या होगा? यहां पे Z1 इक्वल टू, अब आप यहां पे क्या करो ना, अब हम करते हैं कि अलग अलग एलिमेंट लगाते हैं। जैसे सपोज सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव, ध्यान से सुनते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, ध्यान से सुनते चलना। सपोज सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव, तो जेड इक्विवेलेंट की जगह क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट। जेड इक्वल टू आर होगा कि नहीं होगा? इसके बारे में पहले डिस्कशन हुआ थोड़ी देर पहले। फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट जेड इक्वल टू आर, तो जेड इक्विवेलेंट की जगह आर इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड यहां पे क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कहोगे सर ये तो हम बचपन से पढ़ने आ रहे हैं, इसमें नया क्या है? नया इसमें नहीं है, नया आगे है। अब देखो, जब आपका सर्किट प्योर इंडक्टिव है, जब आपका सर्किट प्योर इंडक्टिव है, तो प्योर इंडक्टिव के केस में याद करो जेड क्या हो जाता है? JXL या फिर JωL, याद आया? प्योर इंडक्टिव के केस में इंडक्टर क्या हो जाता है? JXL या JωL। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन? JωL इक्विवेलेंट इज इक्वल टू JωL1 प्लस JωL2 प्लस JωL3। और हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है और जे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? R1 इक्वल टू R2 प्लस R3 एंड L इक्वल, मतलब जैसा रेजिस्टेंस जुड़ेगा वैसा ही इंडक्टेंस जुड़ने वाला है। बात क्लियर है सबको? जैसा रेजिस्टेंस है एग्जैक्ट वैसा ही क्या जुड़ने वाला है? इंडक्टेंस। ठीक है, चलो इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ। 1/JωL इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/JωL1 प्लस 1/JωL2 प्लस 1/JωL3। तो यहां से J कैंसिल, तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो इंडक्टर इस तरीके से कब जुड़ेगा? सीरीज में, पैरेलल में? एक इसका है सीरीज का, पैरेलल का, एक इसका है पैरेलल। इंडक्टेंस किसका? पैरेलल का है। ठीक है, ओके। तो यहां तक तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो चलो इंडक्टर की बात होगी, मतलब हमें ये पता चला कि जो रजिस्टर और जो इंडक्टर हैं, जो रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस है वो सेम तरीके से ऐड हो रही हैं, सेम तरीके से ऐड हो रही हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर का देखते हैं। अब हम किसका देखते हैं? कैपेसिटर का देखते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर में जेड की वैल्यू क्या हो गई थी? 1/JωC इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/JωC1 प्लस 1/JωC2 प्लस 1/JωC3। याद करो, इंडक्टेंस मतलब क्या हो गया? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब एक बात बताओ, ये सीरीज का पैरेलल का? ये सीरीज कनेक्शन का है या पैरेलल कनेक्शन का? एक्चुअली ये सीरीज का है। पॉइंट समझ में आया? एक्चुअली ये सीरीज का है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पे होती है वो, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हो कैसे रहा है। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे
आई होप कि उन्हें समझ में आ रहा है कि हो कैसे रहा है, पैरेलल में कैसे आ रहा है, सीरीज में कैसे आ रहा है, रेजिस्टेंस की तरह कैसे जोड़ रहा है। ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट होने वाला है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। और 1/Z इक्विवेलेंट क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है 1/j⍵c। मतलब ये जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा j⍵c इक्विवेलेंट इक्वल टू j⍵c1 प्लस j⍵c2 प्लस j⍵c3। मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बताना जरा है सीरीज में कैपेसिटर है कि पैरेलल में, कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में, पैरेलल में। क्लियर है सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सीरीज कब देखना है, पैरेलल कब देखना है। सिंपल सा याद रखो, देखो बचपन से रेजिस्टेंस का तो पढ़ा हुआ है, सीरीज में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बस ये याद रखना है, जैसे रेजिस्टेंस वैसे इंडक्टेंस, और जो ट्विस्ट होने वाला है वो कैपेसिटेंस में होने वाला है। तो पैरेलल की तरह जो कैपेसिटर होता है सीरीज में पैरेलल की तरह जुड़ता है और पैरेलल में सीरीज की तरह जुड़ता है। कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल की तरह जुड़ता है और कैपेसिटर पैरेलल में सीरीज की तरह जुड़ता है। बस एक दिमाग में बात रखनी है, ठीक है। जैसा रेजिस्टेंस वैसा इंडक्टेंस, बट कैपेसिटर में ट्विस्ट है। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल की तरह, पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस की तरह होगा। कैपेसिटर का पैरेलल सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस की तरह होगा। दैट्स इट, ठीक। चलो, तो यहां से आई होप तुम्हें सीरीज पैरेलल का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना अपन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं सीरीज पैरेलल में, देन आपको आइडिया, तब मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। चलो, अच्छा एक शॉर्ट मतलब एक बात और समझ लो, ये थोड़ा पैरेलल का ना एक और बता देते हैं, पैरेलल का एक और बता देते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और, जैसे देखो अगर अगर ए 10 है, ठीक है, अगेन अगर ए 10 है तो ए पैरेलल में जुड़े हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या करोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहां से R इक्विवेलेंट वैल्यू निकालोगे। ए आपको नहीं करना है, ए आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जब सेम रेजिस्टेंस हो तो उसको जितने नंबर ऑफ ब्रांचेज हो, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल ब्रांच डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ब्रांच। याद रखना इस बात को। जैसे अब रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल ब्रांच कितना है 10, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितना है 2, तो आंसर कितना हो गया 5। अगर मैं इसमें 10 लगा दिया, चलो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये टोटल 10 ब्रांचेज हैं, चलो जल्दी से आंसर बताओ। इसी तरह मैंने 10 लगा दिया, तो आर ऑफ अ सिंगल ब्रांच 10, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज 10, आंसर इज 1। बात समझ में आ गई सबको? ओके, चलो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, सिंपली कि एक रेजिस्टेंस लेना है। अब ट्विस्ट तब होगा, सपोज यहां का रेजिस्टेंस आपने कर दिया चेंज, यहां का देखो मैक्सिमम आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आने वाले हैं, मैक्सिमम आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आने वाले हैं। देखो पैरेलल में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे मान लो एक ए R1 है, एक R2 है, ए R1 है और एक R2 है, यहां से आपको R इक्विवेलेंट निकालना है।
थोड़ा पेशेंस रखना। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, 1/r1 प्लस 1/r2, या फिर r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2। तो आपको अभी क्या याद रखना है, डायरेक्ट फार्मूला, मतलब R1 R2 जैसे ही आपके सामने आए दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लो, डिवाइड बाय सम कर दो। जैसे जैसे मान लो यहां पे है 6, देख के बताना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। यहां पे 4 है, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, तो 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 4, तो कितना हो गया, 24 डिवाइड बाय 10 दैट इज 2.4, 2.4। क्लियर, मतलब बहुत इजी तरीके से समझो। जैसे अब मान लो जैसे अब ए चीज आ गया, मैं जैसे ही लिखूंगा वैसे ही आपने आंसर देना है, जैसे ही मैंने लिखना है आपने आंसर देना है। पेन कॉपी कुछ नहीं उठानी है, ठीक है। एक बात बता दूं, नेटवर्क जब पूरा पढ़ लोगे ना मुझसे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेई में होंगे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा, पुराने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, एक काम करो, आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। इसे कहते हैं फास्ट, इसे कहते हैं स्पीड। मतलब आपको 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर बताना है, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। अब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि 6 इंटू 4 24 डिवाइड बाई 10 दैट इज 2.4, 2.4, 2.4 पायलर में दैट इज 1.2, दैट्स इट, खत्म। डायरेक्ट आंसर टिक किया, आगे बढ़े। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब पैरेलल में, क्योंकि देखो जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे तुम्हें पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन में होंगे, तो पैरेलल को इस तरीके से टैकल करना है। चलो वेरी गुड। टेन 10 10, जल्दी आंसर, 10 10 10, जल्दी आंसर। 10/3 ना, 10/3 नहीं होता। चलो वेरी गुड। ओ आ गए, फंस गए एक लोग। कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, ठीक है। यहां कर लेना मजाक, पेपर में मत करना मजाक, ठीक है, वरना पेपर वाले तुम्हारे साथ मजाक कर देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग धीरे धीरे आ रहे हो लाइन पे, तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते चलूंगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है करंट डिवीजन थ्योरम एंड वोल्टेज डिवीजन थ्योरम। एक कॉन्सेप्ट है करंट डिवीजन थ्योरम एंड वोल्टेज डिवीजन थ्योरम, ठीक है। समझना जरा, क्या वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन, एक बात बताओ, एक बात बताओ, वोल्टेज डिवीजन कब लगेगा, सीरीज में पैरेलल में? आप बताओ, वोल्टेज डिवीजन कब होगा, सीरीज में पैरेलल में? वोल्टेज डिवीजन कब होगा, सीरीज में, सिंपल सी बात है। किसमें होगा, सीरीज में, ठीक है। तो अब मान लो एक रेजिस्टेंस है, इस जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, मैं जब नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ाऊंगा ना, इतना ज्यादा यूज करूंगा इसको कि उससे आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे।
तो समझना इस बात को। तो देखो, अब मान लो ए है 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम, ए है, चलो अभी तो पहले फार्मूला बता दूं फिर उसके बाद करता हूं। सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज R2। तो आप एक काम करो, टोटल सप्लाई वोल्टेज इज V, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड वोल्टेज अक्रॉस R2। V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो V1 एंड V2 की वैल्यू फाइंड आउट करो इन द टर्म्स ऑफ V एंड R1 एंड R2। फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। चलो लग जाओ सब लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। V इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वेरी गुड। अब देखो, एक काम करते हैं, एक बार कन्वेंशनल वे से चलते हैं, एक बार कन्वेंशनल वे से चलते हैं, ठीक है, एक बार कन्वेंशनल वे से चलते हैं, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। तो जो आपका V1 है, जो आपका V1 है, एक बात बताओ, इसमें से टोटल करंट, जैसे आप ऐसे समझो, थोड़ा सा बेसिक से समझना, व्हाट इज V1? I इंटू R1, एग्रीड? व्हाट इज V1? I इंटू R1, एग्री करते हो? V इक्वल टू I1 इंटू R1। ओके, व्हाट इज I? I इज द, व्हाट इज करंट? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस या सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2 इंटू R1। तो V1 क्या हो चुका है? V1 हो चुका है सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब देखो, अब अगर एग्जाम में क्रैक करना हुआ, अगर आपको एग्जाम में क्रैक करना, सॉरी एग्जाम में स्पीड लानी हुई, ठीक है, चलो याद हो गया। अब अच्छी बात, अब यहां से समझना जरा, अगर इसी चीज को देखते ही इंप्लीमेंट करना है तो क्या करना है आपने? जिस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है उसका रेजिस्टेंस लेना है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई सोर्स वोल्टेज, दैट्स इट। फिर से समझ लो, अगर वोल्टेज डिवीजन पूछ रहा है तो जिसके क्रॉस वोल्टेज पूछा है उसका रेजिस्टेंस लेना है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कर देना है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है? सोर्स वोल्टेज से। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सबको समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन करते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, यहां पे 2 ओम, यहां पे 4 ओम। जल्दी से बताओ 2 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बता दो जल्दी। 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज, थ्री 3.33। देखो सिंपल, जिसके क्रॉस पूछा है डिवाइड बाई टोटल इंटू 10, 20/6, दैट इज 3.33। अभी सबको फॉर्मूला लगाना आया कि नहीं? सब लोग फॉर्मूला समझ रहे हो? अब इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। अब देखो, जिसके क्रॉस वोल्टेज पूछा है उसको पहले लिखो डिवाइड बाई टोटल इनटू सप्लाई वोल्टेज। तो 40/6, या तो ऐसे निकाल लो, या तो एक का पता चल गया ना कि 3.33, तो टोटल 10 था, 10 में से 3.33 गया तो 6.66, दैट्स इट। निकालने की नीड ही नहीं है। अगर आपको दो ही रेजिस्टेंस है तो एक का पता चल गया, मतलब सारा का सारा रेजिस्टेंस दूसरे के क्रॉस जाएगा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता देना तुम लोग। क्यों ही कंजूसी करना रेजिस्टेंस लगाने में। प्लस माइनस 50, मैं तो ऐसे रेंडमली 10, 20, 40,
30। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम, जल्दी फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम। देखो स्पीड मैटर करती है, कर सब लोग लोगे, क्वेश्चन सब लोग कर लोगे। मैटर क्या करता है? स्पीड। मैटर क्या करता है? स्पीड। तो मैं स्पीड पे फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली कितना हुआ? 20 डिवाइड बाई टोटल ऐड किया, 100 आया इंटू 50 मतलब आ गया 10। अगर आपको यही लंबे प्रोसेस, अगर आप ऐसे करोगे कि टोटल रेजिस्टेंस किया 50/A किया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसमें से करंट निकालोगे, फिर उस करंट को ले जाकर 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कर तो लोगे यार, बट टाइम टेकिंग होगा। पॉइंट समझ में आएगा नहीं सबको? वोल्टेज डिवीजन थ्योरम का मतलब कैसे यूज करना है, समझ में आ गया? जिस पार्टिकुलर वोल्टेज के क्रॉस पूछ रहा है, एक बार फिर से चलो देखो, तुम्हारा आपका तो फेवरेट था यार नेटवर्क। सुनो अच्छे से सुनना, देखो अब यहां पे जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है उसको क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस ले लेना है 20 डिवाइड बाय टोटल जोड़ लो, 10 प्लस 30 30 40 70 70 प्लस 30 दैट इज 100 इनटू सप्लाई वोल्टेज दैट इज 50। कितना हो गया? 5 इंटू 50 दैट इज आंसर इज 10। और ये सारा चीज ना मैं मन में करता हूं, मुझे बताना ना होता तो ये सारी चीजें मैं मन में कर रहा होता। क्लियर है सबको? क्रिप्टो समझ में आया? डन, चलो। तो इस तरीके से ये तुम्हारा ए वोल्टेज डिवीजन। अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, दैट इज करंट डिवीजन। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, दैट इज करंट डिवीजन। दैट इज करंट डिवीजन। ओके, अब देखो करंट डिवीजन कहां होगा, पहली बात तो बता दो, सीरीज में पैरेलल में? करंट डिवीजन कहां होगा? ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में। देखो करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन तब लगाओगे जब तुम्हें पता होना चाहिए कि लगेगा कहां। याद रखना इस बात को, तुम्हें पता होना चाहिए लगेगा कहां। तो देखो अब जैसे तुमसे क्वेश्चन बोल दिया कि इस ब्रांच में ना इधर से करंट आ रही थी 15 एम्पियर, 15 एम्पियर करंट आ रही थी, ध्यान से सुनना। अब इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो एक बात बताओ, किस ब्रांच से कितना करंट जाएगा? दिस इज नोन एज करंट डिवीजन। किस ब्रांच से कितना करंट जाएगा? देखो एक तो कन्वेंशनल तरीका है। कन्वेंशनल तरीका क्या है कि आप इसको पहले पैरेलल में सॉल्व कर लो, पहले पैरेलल में सॉल्व कर लो, उसके बाद इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लो, फिर उसके बाद वोल्टेज निकालने के बाद फिर रेजिस्टेंस से डिवाइड करो। तो इतना हमें लंबा करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल समझो, अगर इसमें से करंट पूछ रहा है, सपोज दिस इज I1, सपोज दिस इज I2, सपोज दिस इज I1 एंड सपोज दिस इज I2, तो व्हाट इज I1? एक बात बताओ, जब वोल्टेज डिवीजन थ्योरम किया था तो उसका रेजिस्टेंस लिया था जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना था या किसी और का? सेम रेजिस्टेंस लिया था, सेम रेजिस्टेंस लिया था, बट यहां पे अपोजिट लेना है। बट यहां पे किसका लेना है? अपोजिट लेना है, मतलब R2 अपॉन R1 प्लस R2। थोड़ा जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, मैं अभी 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग अवेयर हो जाओगे, टेंशन मत लो। पहली बार थोड़ी सी हर चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देन व्हाट इज I2? व्हाट इज I2? अब बताओ R1 लू या R2 लू? R2 लू या R1 लू? R1 अपोजिट R1।
ठीक है, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई। आई इज व्हाट? टोटल करंट। अब कोई कहेगा सर अगर सपोज 3 ब्रांच आ गई, सपोज क्या होगी? 3 ब्रांचेज आ गई, ठीक है, अगर 3 ब्रांचेज आ गई तब क्या होने वाला है? ठीक है, तो उस सिचुएशन में समझो, नहीं मतलब हाँ चलो पहले 2 का निकाल लो फिर निकाल लो, ये भी बेटर है। अगर आपको दूसरे तरीके से चाहिए तो एक बात समझो, देखो मतलब एक जनरल फार्मूला बता देता हूं तुम्हें, जनरल फार्मूला। तीन क्या, 4 5 6 7 जितने लगाने उतने लगा लेना, ठीक है, बट तुम्हें भी पता है कि मैक्सिमम 3 आने वाला है। ध्यान समझना, R1 R2 R3। अभी देखो टाइम का लैग होने की वजह से मैं डेरिवेशन पे नहीं जा पा रहा हूं, बट अगर आप फुल कोर्स पढ़ रहे होते तो मैं हर एक चीज का डेरिवेशन करा रहा होता, ठीक है, क्योंकि आज हमें ये चैप्टर खत्म भी करना है, ठीक है, तो इसलिए जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करा रहा हूं, बट जो करा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो R1 R2 R3। अब अगर सपोज यहां से करंट है I1, यहां से I2 एंड यहां से I3, तो व्हाट इज I1? I1 इज जिसमें से करंट निकालना है 1/R1 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R1। चलो अब तुम बताओ, अगर I2 लिया तो यहां पे क्या लिखूंगा? 1/ क्या लिखूं? I2 लिया तो यहां पे 1/ क्या लिखूं? अगर I2 लिया तो यहां पे 1/R2 1/R2, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन द सेम मैनर अगर I3 लेंगे तो 1/R3 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब कोई बोलेगा सर जब ये फॉर्मूला आपने पहली उस दूसरे वाले केस में क्यों नहीं लगाया, कि जब 2 थे तब ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? हाँ, सब में ऑब्वियस बात है, सब में करंट आई से सोर्स करंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सब में सोर्स करंट से मल्टीप्लाई होगा। ओके थैंक यू। तो अब देखो सिर्फ 2 है तब भी ये फार्मूला वैलिड है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं होगा। चलो I1 निकालना है तो क्या लिखूं? 1/R1, यही लिखना है ना, अभी यही बताया ना मैंने, जिस ब्रांच में निकालना है उसी का अपोजिट कर दो 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2। जरा इसको सॉल्व करना, 1/R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R1 R2 एकदम ऊपर चला गया, R1 R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R1 प्लस R2। कुछ दिख रहा है? R1 कैंसिल, तो जब I1 निकालना था तो क्या आया? I1 आया, R2 आया, R1 आया, बोलो। जब I1 निकालना था तो R2 आया, R1 आया। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, कि आप 3 ब्रांच में लगाओ, 4 ब्रांच में लगाओ, 5 ब्रांच 10 ब्रांच में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो यार। स्पीड ज्यादा जा रही हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, मैसेज कर देना यार। देखो यार अगर सामने होते शर्माते तो समझ में आता, अभी तो तुम्हें कुछ कोई देख भी नहीं रहा है, इवन तुम्हें अभी कोई जान भी नहीं रहा है, तो शर्माने का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। और अगर शर्माओगे तो पढ़ोगे कब? सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, थ्री रेजिस्टेंस के केस में सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर यही लगाना पड़ेगा, फिर यही लगाना पड़ेगा। थ्री रेजिस्टेंस के केस में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 1/ लगाना पड़ेगा। बट इनवर्स रेशियो इज बेस्ट फॉर दिस। हाँ, बट आपको याद रखना 3 का कभी भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, 3 का कभी भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलो मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे आंसर बताओगे।
मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, आप आंसर बताओगे। चलो जल्दी बोलो। करंट I1 एंड I2, देखो यही छोटी छोटी चीजें ना तुम्हारी स्पीड मेंटेन कराएंगी, तुम्हें देखना। व्हाट इज I1? व्हाट इज I1? I1 पूछ रहा हूं, I2 नहीं पूछ रहा। 6 6 ओके। चलो तो अब देखो I1 निकालना है तो किसका रेजिस्टेंस लेंगे? अपोजिट वाले का। तो 3 डिवाइड बाई टोटल 5 इंटू 10, तो आंसर कितना हो गया? 30/5। आंसर इज 6। और अगर इसमें 6 है तो नो डाउट यहां कितना होगा? 4 होगा। तो उसको तो हमें निकालना ही नहीं है। अगर एक में 6 चला गया तो अगले में तो 4 जाना ही जाना है। क्लियर है सबको? करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं? चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखे कितना सीखे हो और कितना मैं आपको सिखा पाया हूं। नया पेज खुल जा। चलो चलो पहला क्वेश्चन। Find the resistance across A and B. Find the equivalent resistance across A and B. चलो find the resistance across A and B. अब आप लोग को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। यार और लोगों को ट्राई करने दो, धड़ाधड़ आंसर दिए जा रहे हो। ठीक है, एग्जैक्टली नए लोगों को मौका दो यार, उनको डिमोटिवेट कर रहे हो आप लोग। हुआ किसी का? ओल्ड स्टूडेंट्स को छोड़ के न्यू स्टूडेंट्स में हुआ किसी का? अब आप लोग 6 मंथ से पढ़ रहे हो यार, वो लोग अभी कल से स्टार्ट किया है उन्होंने, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना आप लोगों के बराबर आने। तो ओके, समझते हैं अपन, समझते हैं, ठीक है। देखो अब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ए सीरीज में है या पैरेलल में है। ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सीरीज का डिफिनीशन क्या होता है? करंट सेम। एंड पैरेलल का डिफिनीशन क्या होता है? वोल्टेज सेम। इस बात से एग्री करते हो सब लोग? सीरीज मतलब करंट सेम, पैरेलल मतलब वोल्टेज सेम, ठीक है, ओके।
तो एक एक ब्रांच के अंदर वोल्टेज देखते हैं। मान लो यहां का वोल्टेज मान लिया मैंने 0, मान लो यहां का वोल्टेज मान लिया 0, मान लिया मैंने यहां का वोल्टेज 0, यहां का वोल्टेज मान लिया V। ध्यान से समझना सब लोग। सपोज यहां का वोल्टेज 0 है, यहां का वोल्टेज है V। एक बात बताओ, यहां का वोल्टेज कितना होगा? बोलते जाओ बस, यहां का वोल्टेज कितना होगा? यहां का वोल्टेज कितना होगा? न्यू स्टूडेंट्स जितने लोग हो यार, यहां का वोल्टेज 0 है। अगर यहां का वोल्टेज 0 है तो यहां का वोल्टेज कितना होगा? 0 होगा ना। ठीक है, यहां का वोल्टेज अगेन 0, यहां का वोल्टेज अगेन 0। एग्री करते हो? अब यहां का वोल्टेज कितना है? V। यहां का वोल्टेज कितना है? V। अगेन यहां का वोल्टेज कितना है? V। एग्री करते हो? देखो V, यहां का V। अब एक एक रेजिस्टेंस को उठाओ, इसके क्रॉस वोल्टेज देखो कितना है? V माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V का। इसके क्रॉस देखो कितना डिफरेंस है? V माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V का। इसके क्रॉस देखो डिफरेंस कितना है? V माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V का। मतलब तीनों ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज सेम। और अगर सेम है तो बताओ ये सीरीज में पैरेलल में है? सेम है तो सीरीज में है, पैरेलल में है? पैरेलल में। और अगर पैरेलल में है मतलब कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, कुछ ऐसा सीन हो जाएगा 75 75 75, तो 75 तीनों सेम, डिवाइड बाई 3। 75 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 25। क्लियर हुआ सबको? आंसर इज 25। है किसी को डाउट? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? स्लो एंड स्टडी बेस। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ओके। आप एक्सप्लेनेशन पूछोगे, अब हम तरीका भी बदल देंगे यार, टेंशन मत लो। A B C D समझते जाओ बस। अब यहां पे ए से यहां पे देखो कौन सा ब्रांच है? B। तो A से B, मान लो A पॉइंट A हो गया, तो A से लेके C के बीच में एक ब्रांच है। देखो A से लेके C के बीच में एक ब्रांच है। एग्री करते हो? A से C के बीच में एक ब्रांच है। एग्री करते हो संदीप? A से C के बीच में एक ब्रांच है। ओके। अब A आपका कहां पे गया? शॉर्ट मतलब पैरेलल, तो यहां पे आ गया B। अब B और C के बीच में अगेन एक ब्रांच है, तो मतलब ये भी तो C है ना, तो B और C के बीच में अगेन एक ब्रांच है। अब B एंड D के बीच में, सपोज दिस इज D, B एंड D के बीच में अगेन एक ब्रांच है, B एंड D के बीच में। ठीक है, अब D वाला पॉइंट किसके बराबर है? C के बराबर, मतलब इसका पोटेंशियल भी सेम ही है ना। तो अगेन क्या हुआ? B एंड C। मतलब आप एक समझ ऐसे समझ लो कि देखो A पॉइंट C, A B C, A पॉइंट A B A, ए बी ए, क्योंकि पोटेंशियल देखो जहां जितना पोटेंशियल यहां उतना पोटेंशियल यहां, जितना पोटेंशियल यहां उतना पोटेंशियल यहां। तो ए से लेके सी में बीच एक ब्रांच, ए से सी, ए से सी के बीच में ब्रांच, ए से सी के, ए से, हाँ ए से सी, सी से ए, सी से आपका ए। ठीक है, मतलब यहां से देखो ए से सी, इसी तरीके से तीनों आपके किस में आ गए? पैरेलल में। ए सी ए सी ए सी, ए सी ए सी ए सी, तीनों किस में आ गए? पैरेलल में हो गए कि नहीं? ठीक है, तो वैसे नहीं समझ में आया ऐसे समझ लो, सिंपल है। डन, आगे बढ़े। मेहनत करनी है अभी बहुत सब लोग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर जैसे ना आप सब लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा होता तो अभी क्रैश कोर्स की स्पीड पता नहीं कितनी होती। जैसे अभी जो जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से 90 की स्पीड में जा रहे हो सब लोग। सिक्स 3 2 2। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी। आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। देख के बताना, पेन नहीं उठाना है। टू 2.6 क्रॉस चेक करना, भूल गए लगता है। ऐसा क्या दे दिया यार, इतना टाइम लगा दोगे तुम लोग। क्वेश्चन को उसके हिसाब से इज्जत दो यार। 3, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। सारे डाटा तो दिख रहे ना प्रॉपर, 2 2 3 6। टाइम ज्यादा ले रहे हो आप लोग लेकिन। ओके चलो आ रहे हो लाइन पे धीरे धीरे। अब देखो 2/3 क्या कर रहे हो नितिन, 2.4, वेरी गुड। देखो यार एक बात बताओ, पेन उठाना ही नहीं था। 2 2 1 1 3 4 4 6 4 एंड 6 पैरेलल में, 4 इंटू 6 24 डिवाइड बाई 10 दैट इज 2.4। देख के आंसर बताना था। फिर से सुनो, 2 एंड 2 पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज सेम है। 2 एंड 2 1 1 3 4 सीरीज में आ गया। 4 एंड 6 पैरेलल में, तो 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 6, तो 24 डिवाइड बाई 10 दैट इज 2.4। अभी दिक्कत हो रही होगी कुछ लोगों को, मैं और डिटेल में बता देता हूं। देखो एक बार बताओ, यहां का पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों किस में हो गए? ये 2 और 2 किस में हो गया? पैरेलल में हुआ कि नहीं हुआ? ए और ए दोनों किस में है? पैरेलल में है। देखो ना, ए बी इसका जैसे मान लो यहां भी, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे भी, तो भी माइनस 0 भी माइनस 0, भी माइनस 0 भी माइनस 0, पोटेंशियल सेम। और हमें पता है अगर पोटेंशियल सेम है तो जितना रेजिस्टेंस होता है
उसी को, जैसे अब ए ऐसा है 2 एंड अगेन 2, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो आंसर इज 1। अब 1 एंड 3 किस में आ गए, 1 एंड 3 किस में आ गए आपके सीरीज में, 1 एंड 3 किस में आ गए सीरीज में। अब 3 एंड 1 एंड 3 4 एंड 4 एंड 6 पैरेलल में, तो 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 दैट इज 2.4। समझ में आया नहीं सबको, क्लियर हुआ। तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन तो इतने हैं कि 10 दिन पूरा यही क्वेश्चन कराते बिता दो। ये देखना है क्रॉस करके गया है, ऊपर से गया है ये, ठीक है। ये आपका एक मिनट, एक और करेक्शन। अब यहां पे क्या है, वैल्यूज देख लो, वैल्यूज है 1 ओम, वैल्यूज कितनी है 1 ओम, ठीक है। इसके बाद AB1 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 एंड यहां भी 1, यहां भी 1। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस A एंड B। यार इसके पहले वाला क्वेश्चन कोई ऐसा था क्या जिसको नहीं समझ में आया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कोई ऐसा था क्या जिसको नहीं समझ में आया, एनीवन, वो तो बता देना यार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शर्म नहीं करना है, बता देना है। मैटर ये करता है कि आप कितना सीख रहे हो। वोल्टेज नहीं, मतलब रेजिस्टेंस बताना है यार, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, आर ए बी, आर ए बी। रॉन्ग आंसर। रॉन्ग। टू, गलत आंसर। टू 2.54। क्या बात है, सभी लोग गलत हो रहे हो, अच्छा लगा। 3,
यार सब लोग डाटा तो समझ रहे हो ना? 1 1 1 1 1 1। या और अच्छे से बनाऊं 1। देखो किसी ने सही आंसर तो नहीं दे दिया बीच में। 1 1 2.5 नहीं, अभी तक तो नहीं आया। सेवन कुछ भी। 1.6 अप्रोक्सीमेट सही है। 1.5 तो क्या है यार, फ्रैक्शन में आ रहा होगा। चलो समझो, समझना सब लोग। देखो जब भी आपको ऐसा कुछ हो तो जैसे सपोज ए मान लिया, ए सपोज ए, तो यहां का पोटेंशियल कितना है ए, समझ लो। यहां का पोटेंशियल सपोज मान लिया बी, तो यहां का पोटेंशियल कितना है बी। तो ए बी, ए टोटल 1 एंड 1 किसमें हो गए सीरीज में 2, इसके क्रॉस 2, इसके क्रॉस 2, तो मतलब ये 2 2 2 तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, मतलब किसमें हो गए पैरेलल में। और पैरेलल में होता क्या है 2/3 प्लस ये वाला बच रहा था दैट इज 1, तो कितना हो गया 5/3 इज द राइट आंसर। सिंपल, 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। फिर से समझो, अभी हम मुझे पता है आप काफी लोग को नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझो। देखो यार दो चीजें हैं, अगर मैं पहली बार स्पीड में इसलिए बता रहा हूं कि ताकि तुम कैच करने की कोशिश करो, बाकी तो मैंने समझाना ही है। जितना जल्दी कैच करोगे उतना जल्दी दिमाग लगाओगे जब तुम क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है? तो ठीक है, समझना, फिर से समझना, जिसको नहीं समझना है फिर से समझो। देखो मैं बोल रहा हूं कि एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा थोड़ा सा डिजाइन बनाते हैं इसको ना, इसको खींच के मैं लाता हूं, इस पोर्शन को मैं खींचता हूं, कहां पे यहां पे, देखना जरा खींचता कैसे हूं। इस पोर्शन को मैंने सपोज खींचा और ए हमारा कितना हो गया, ये सबको समझ में आया कि नहीं बताना, ये सबको समझ में आया कि नहीं? इस पोर्शन को मैंने खींच के इधर किया हुआ है, इस बी वाले पोर्शन को यहां पे मैंने इसको उठा के इसको, ये जो ए वाली लाइन थी, समझो जरा, ये देखो ना, जैसे होता है ना कोई चीज खींच के इधर करना, कोई चीज खींच के इधर करना, देखो ना, उठा के लाओ यार, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ, इमेजिनेशन लेवल बढ़ाओ अपना। इस पॉइंट को ऐसे हाथ से उठाया, हाथ से उठा के यहां पे लाके रख दिया, तो देखो ये शॉर्ट सर्किट था, तो ये भी शॉर्ट सर्किट है। ए इसके बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो इसके बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया यार? देखो फिर से देख लो, देखो इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं ना, मैंने खींच के इसको इधर ला दिया, मतलब इसको हटा दे रहा हूं। एक मिनट, देखो इसको मैं ना ऐसे ऐसे दे देता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि वही चीज खींच के लाया हूं मैं, जितना मैंने ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है उसी चीज को खींच के इधर लाया हूं। अभी एग्री करते हो? बोलो। अब मैं उसको मिटा देता हूं, अब मैंने इसको मिटा दिया, अब दिखा कुछ, अब दिख रहा है कुछ? देखो ए कितना है 2, ए कितना है 2,
और ए कितना है 2। अब बताओ दोनों पैरेलल में है कि नहीं है तीनों? देखो यार दिखा कि नहीं? अभी भी नहीं दिखा। चलो सबको सीरीज में जोड़ के 2 बना देता हूं, सबको सीरीज में जोड़ के 2 बना देता हूं, सबको सीरीज में जोड़ के 2 बना देता हूं। अभी भी नहीं दिखा? देखो यार 2 2 2 पैरेलल में है कि नहीं है? अब कैसे समझाऊं यार? ठीक है, तो आपको बेसिकली वोल्टेज देखना था। मैं फिर से एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, आप फिर से दिमाग लगा लेना, ठीक है? डाउट ऐसे आधा अधूरा काम नहीं करना हमने। मैं इसका मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है? उससे बनाने में अच्छा अच्छा हर जगह एक एक दोनों सीरीज में थे, इसको मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूं। हर जगह एक एक था, उसको मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूं, ठीक है? ऐसे कंफ्यूज मत होना। A2 AB2 और एक ब्रांच यहां से आई थी और जिसका कितना था अगेन 2। सर और सर्किट डायग्राम बनाएं और उसको पढ़ना सिखाएं पहले। क्या बोल रहे हैं सर? और सर्किट डायग्राम बनाएं और उसको पढ़ना सिखाएं पहले। हाउ टू फाइंड सीरीज एंड पैरेलल सेक्शन। तो यही तो सिखा रहा हूं, सीरीज एंड पैरेलल ही तो सिखा रहा हूं। पैरेलल निकालोगे तभी तो आप सॉल्व करोगे यार। एक पैरेलल निकालोगे नहीं, जब पैरेलल कैसे पता चलेगा? जब वोल्टेज सेम रहेगी ना। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? वही तो सिखा रहा हूं कि सपोज देखो पैरेलल निकालते कैसे हैं। एक वोल्टेज मान लिया, कुछ भी मान लो, वोल्टेज मान लिया V1, मान लो वोल्टेज मान लिया V1, तो यहां का भी वोल्टेज कितना हो जाएगा V1, यहां का भी वोल्टेज कितना हो गया V1 हो गया, ठीक है? अब अच्छा ए तो थोड़ा सा ऐसे था, यहां का वोल्टेज कितना हो गया V1। अब एक दूसरा वोल्टेज मान लिया, ये कितना मान लिया V2, तो यहां का वोल्टेज कितना है V2। समझना, ये आपका वोल्टेज V1, ये आपका V2। अब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताओ आप, जसमीत बोलो, इस 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बोलो कितना है? V1 माइनस V2, एग्री करते हो? इस 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इज V1 माइनस V2, एग्री करते हो? इस 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज V1 माइनस V2, एग्री करते हो? देखो V1 माइनस V2, एग्री करते हो? अगेन इस 2 ओम के क्रॉस V1 माइनस V2, एग्री करते हो? यार जब तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज सेम है तो बताओ पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे? जब तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है तो पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे? तो अब जब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो क्या होगा 2/3 होगा। तो इस पूरे सर्किट का आ गया 2/3 एंड 1 इसका था तो 1 प्लस 2/3, आंसर इज 5/3। यार देखो नेटवर्क में सिंपल सी बात है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं बट समझाऊंगा यार, समझ रहे हो? समझा के तब स्पीड पे ध्यान दूंगा। अगर आप बुक्स में पढ़ना होता कि नहीं, बुक्स वाली ही बातें पढ़नी होती तो उसमें क्या होता, आपको आधे घंटे लग जाते एक एक क्वेश्चन करने में। आपको पेपर में 1-1.5 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर कोचिंग का मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको स्पीड में करना ना सिखाऊं तो फिर कोचिंग का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, ठीक है? अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लग रहा है कि नहीं मतलब ज्यादा हो रहा है ऐसा समथिंग?
तुम समझना चाहोगे तो मैं समझाने में पीछे नहीं हटूंगा, सिंपल सी बात है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और ले लो। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई ना फ्रस्ट्रेट मत होना, बस तुम्हारे अंदर एक सीखने की वो होनी चाहिए। तुम 10 बार पूछो, 10 बार बताऊंगा यार, बट ऐसे नहीं कि अरे ये तो पता नहीं क्या ही जो हो रहा है। हार मान लोगे फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छे से क्वेश्चन लिखो, दिमाग लगाओ। सर फॉर मी कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू टेक द वोल्टेज एट ईच नोड। कुछ भी मान लो, आप तो वोल्टेज कुछ भी इमेजिन कर सकते हो ना, V1 V2, बस इतना याद रखना। चलो मैं बताता हूं, अगले क्वेश्चन बताता हूं संदीप। सारे क्वेश्चन तो वही हैं, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। पता, कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि मतलब होता है ना कि क्रैश कोर्स होता है, फुल कोर्स होता है, डिफरेंस तो होता है। दिमाग पे जितना जोर डालोगे उतना ज्यादा आप समझोगे। करवाने को मैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा सकता था, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलना था, बट मेरा पर्पज सिखाना है तुम्हें, याद रखना इस बात को। मैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा सकता था। 10.836 एक बार अपने से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। सब लोग ट्राई करो, कोई खाली नहीं बैठेगा, सब लोग ट्राई करो। टेक्निकल पहाड़ी आए थे, चले गए। 10.836 36211। ऑसम, वेरी गुड। देख लो, आपस में ही कंपटीशन करना है आप लोगों ने। एक लोग का आंसर आ चुका है, कॉपी पेस्ट करो क्या पुनीत? लग ही रहा है। 2.8 नहीं, गलत है।
इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। इसमें हम जसमीत की भी प्रॉब्लम लेंगे, संदीप की भी प्रॉब्लम लेंगे। वोल्टेज तुम्हें चेक करना बता देंगे कि कैसे पता चलेगा सीरीज में, कैसे पता चलेगा पैरेलल में, बस समझते जाओ। ट्राई करना है, स्टार्ट करूं मैं? 3 आ गया, ओके, 3 लोग का आ गया। नारायण ज्यादा लेट नहीं हो गया? चलो, अब कॉपी पेन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो। जिसको भी डाउट है, अब ध्यान से सुनेगा सिर्फ। जिसको भी डाउट है वो ध्यान से सुनेगा सिर्फ, ठीक है? सीख लो, क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे तुम्हें करने के लिए। जिसको भी डाउट है, देखो A1 and 1 किसमें है? सीरीज में, पैरेलल में? 1 and 1 सीरीज में। तो इसको हमने हटाया और यहां पे क्या कर दिया? 2। संदीप, जसमीत, ध्यान से देखना सब लोग। 1 and 1 सीरीज में था तो एक एक क्या कर दिया? 2 कर दिया, ठीक है? अब एक बात बताओ, अब जैसे आप बोलो कि वोल्टेज कैसे लें, तो देखो वोल्टेज आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लो सपोज यहां पे वोल्टेज 0 मान लिया, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप रहा होगा, मतलब यहां का वोल्टेज कुछ अलग ही रहा होगा, ठीक है? तो यहां का वोल्टेज मान लिया V1, कुछ भी मान लिया, कितना मान लिया? V1 मान लिया, ठीक है? और नीचे का वोल्टेज चाहे 0 मान लो, चाहे V2 मान लो, चाहे 0 चाहे V2, तो V1 V2। अब एक बात बताओ, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है? यहां का पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? V1। एग्री करते हो जसमीत, संदीप? V1 यहां से जो जितना वोल्टेज यहां का उतना वोल्टेज यहां का, ठीक है? जितना वोल्टेज यहां का उतना वोल्टेज यहां का, ठीक? ओके, तो अब आप बताओ, अगर दोनों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज सेम है तो दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है? पैरेलल में। चलो, अब एक बात और देखो, एक बात और देखो, यहां का वोल्टेज V1, यहां का वोल्टेज V2, तो इस ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना है? V1 V2, V1 माइनस V2। देखो ना, V1 इसके क्रॉस V1 V2, इसके क्रॉस V1 V2, इसके क्रॉस V1 V2, मतलब ये आपका 3, ये आपका 6 और ये आपका 2 किसमें है? पैरेलल में। एग्री करते हो? आपका ये 3 and 6 and 2 पैरेलल में है। डन। अब देखो, अब पैरेलल में हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, बट हम उसको नहीं लगाएंगे। हमें पता है 3 and 6 का, 3 and 6 का जल्दी से पैरेलल बता दो। 3 and 6 का पैरेलल जल्दी, 3 and 6 का पैरेलल। 3 into 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। तो 3 into 6 दैट इज 18, 3 plus 6 दैट इज 9, आंसर इज 2। तो ये 3 and 6 का कितना आ गया? 2 and 2 पैरेलल में। व्हाट इज द आंसर? 2 and 2 पैरेलल में। संदीप, जसमीत, क्लियर है? देखो 3 and 6 का 2 आया एंड 2 and 2 का कितना आएगा? 1। अब यार ये सारी स्टेप अगर मैं लिखूंगा, आप बताओ, अगर ये सारी स्टेप मैं लिखूंगा तो मैं तुम्हारे सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिलवा रहा, फिर तो डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉलेज में और हमारे में, ठीक है? तो 3 and 6 का 2 and 2 and 2 दैट इज 1, दैट इज 1।
तो इसका मतलब अब मैं सारे को इरेज कर सकता हूं। इसको हटा दिया, क्यों? क्योंकि ये तो डन हो चुका है। इसको हटा दिया, क्यों? क्योंकि ये डन हो चुका है। इसको हटा के इसकी जगह 1 लगा दिया। यहां तक बात क्लियर है? 3 ब्रांचेस थे, तीनों की जगह 1 आ गया। 3 ब्रांचेस थे, तीनों की जगह 1 आ गया है। डन। अब इधर आ जाओ। अब देखो, यहां पे V1 लिया था, यहां पे V2 लिया था, यहां पे मान लो V3, यहां पे मान लो V3, यहां पे मान लिया V3। अब यहां पे देखना क्या हो रहा है। देखो, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस V3 एंड V2 एंड इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी V3 एंड V2, और साफ साफ नहीं दिख रहा है दोनों पैरेलल में है। 3 एंड 6 क्या आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है कि ये पैरेलल में है? और अगर ये पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में है तो क्या करेंगे? अगेन 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 दैट इज 2। 18 डिवाइड बाई 9 दैट इज 2। डन। मतलब मैं इसको पूरा इरेज करके, मैं इसको पूरा इरेज करके यहां पे क्या लिख सकता हूं? बोलो, क्या लिख दूं यहां पे? ओनली 2, ओनली 2। ठीक है, अब बस आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो, 2 एंड 1 कितना किसमें है? 2 एंड 1 किसमें है? सीरीज में। सेम करंट। 2 एंड 1 किसमें है? सीरीज में। सेम करंट। ठीक है। 3 कहां था? 3 कहां है? 3 कहीं नहीं है। 2 एंड 1 3 सीरीज में, तो 2 1 3 एंड, तो मतलब इसकी जगह 2 एंड 1 की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं। कितने का? 3 का। और 2 एंड 3 पैरेलल में, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 दैट इज व्हाट? 6 बाई 5 दैट इज 1.2। एंड अब मतलब इसकी जगह, ये पूरे 2 एंड 3 की जगह हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 1.2 1.2 से। अब ये तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। कैसे पता? सेम करंट जा रहा है। कैसे पता? सेम करंट जा रहा है। तो 1 प्लस 1.2 प्लस 0.8 आंसर इज 3 ओम। क्लियर हुआ? अब इससे बेसिक उसमें तो नहीं जा सकता यार, मैं मतलब एकदम ठीक है। तो जब भी हमें वोल्टेज देखना है पैरेलल, तो क्या करना है? दो वोल्टेज मतलब ऐसे कुछ भी वोल्टेज एज्यूम कर लेना है। अगर 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 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। V1 माइनस V2 इसके क्रॉस भी आ रहा है, V1 माइनस V2 दूसरे के क्रॉस भी आ रहा है, V1 माइनस V2 तीसरे के क्रॉस भी आ रहा है, मतलब तीनों किसमें हो गए? पैरेलल में। एज सिंपल एज दैट। डन। क्वेश्चन सबने लिखा था ना? मैंने तो क्वेश्चन का एकदम मिनिमाइज करके छोटा कर दिया। क्वेश्चन सबने लिखा था ना? इसको ना आप अपने से करना, इसको आप अपने से करना। आपको ना बहुत, फिर आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। तो ये 2-4 क्वेश्चन से देखो, बात वही है, मैं 10 छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊं या 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन करा के मैं डिटेल में समझा दूं, मेन तो तुम्हारा समझना है। अब भी तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना जेई लेवल पे, देख लेना तुम उसमें एटलीस्ट अटेम्प्ट अच्छे से करोगे और हो भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कहां गया? नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन के बाद फिर आप बताना
जैसे अच्छा हाँ, जैसे कई नेटवर्क ऐसे आएंगे जिसमें आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है। कई क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिसमें आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अब कहोगे सर ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखाओ, फिर आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले प्रॉब्लम समझो, फिर अपन सॉल्यूशन समझेंगे। पहले प्रॉब्लम, हाँ कोई नहीं, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेटवर्क को अगर फेवरेट सब्जेक्ट ना हो गया तो करना यार तुम लोग, जो लोग नए स्टूडेंट हैं। चलो फाइंड करो। चलो बताओ इसका आर इक्विवेलेंट। अच्छा 20 वाले का दिया है ना, फाइंड करो। 1 1 हल्का सा देख 1136। अब बताओ सीरीज में पैरेलल में कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में। दो ब्रांच बता दो जो सीरीज में हो, या दो ब्रांच बता दो जो पैरेलल में हो। कोई दो ब्रांच बता दो जो सीरीज में हो, या कोई दो ब्रांच बता दो जो पैरेलल में हो। 1.13 एंड 16 पैरेलल में, 2 एंड 2 कहां है, 2 तो है ही नहीं। अच्छा आंसर इज 1.6। ओके तो देखो बेसिकली इसमें कोई ब्रांच ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है। पहले तो प्रॉब्लम समझो, देन सॉल्यूशन समझेंगे। इसमें ना तो कोई आपके पास सीरीज बन रहा है ना तो कोई पैरेलल बन रहा है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो बोल रहे हो बन रहा है, उसके लिए वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए। अभी आते हैं उस पर, उसके लिए वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, सॉरी ये रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होना चाहिए, रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी बेहद खतरनाक होती है। ओके अब देखो A2 A2 A1 A1, अभी बताओ सीरीज में पैरेलल में किस में है ये। अभी किसी चीज में लग रहा है क्या, सीरीज में या पैरेलल में, किसी चीज में लग रहा है कोई। पहले वाले जैसा ही है, हाँ। तो अब समझो, अब प्रॉब्लम समझ गए सब लोग।
मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया, समझना ढंग से, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन 5.6 तो आंसर किसी का नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अभी आपके सामने धर्म संकट आ चुका है, क्या कि न तो आपको इस सीरीज में दिख रहा है न तो पैरेलल में दिख रहा है। एग्री करते हो सब लोग? न तो आपको सीरीज में दिख रहा है न तो पैरेलल में दिख रहा है, न तो सीरीज में दिख रहा है न तो पैरेलल में दिख रहा है। अब इस सिचुएशन में जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो किसको याद करते हो? भगवान को याद करते हो। तो जब ऐसा नेटवर्क में सिचुएशन आ जाए कि जब न तो सीरीज बन रहा हो न तो पैरेलल बन रहा हो, तो उस सिचुएशन में आपको दो चीज याद करनी है। एक तो स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा व्हीट स्टोन ब्रिज। पहली बात को समझ रहे हो कि नहीं? जब भी क्वेश्चन में आपको न तो सीरीज दिखे न तो पैरेलल दिखे, उस सिचुएशन में दो चीजों को किसको किसको याद रखना है? स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। पता है तुम लोग की प्रॉब्लम ही यही है, कौन कि अब यार समझ नहीं रहे हो पॉइंट को, सब लोग गलत आंसर दिए जा रहे हो। यार मैंने टाइम दिया था लगाने का, टाइम दिया था, जब टाइम खत्म मतलब बता दिया, बोल रहा हूं कि नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो सीख लो ना। मैं प्राइस थोड़ी दे दूंगा तुम्हें, तुम जल्दी आंसर जैसे सही भी बता दोगे तो सीख लो, जब तुम्हें लग रहा है कि गलत हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा हूं, जब आपको न तो स्टार में दिखे न तो डेल्टा में दिखे, तो उसमें दो सिचुएशन को याद करनी है कि या तो स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या तो उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या लगने वाला है? अच्छा, अब कहोगे सर व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे पता चलेगा? तो व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे पता चलेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट देख लो थोड़ा सा, बेसिक में कॉन्सेप्ट देख लो। अब मुझे बहुत रोकना पड़ता है अपने आप को हर चीज का डेरिवेशन करने से, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, वरना बिना डेरिवेशन के तो आगे में बढ़ता ही नहीं। ओके, अब यहां पे सपोज एक कुछ भी लगाओ, चलो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मतलब ये आपका, ठीक है। इसका ये होता है कि अगर R1 अपॉन, चलो R1 अपॉन R2 या मत याद रखो, जो अपोजिट साइड के रेजिस्टेंस होते हैं R1 एंड R4, इनका जो प्रोडक्ट होगा ए R3 एंड R2 के बराबर होगा। समझना जरा, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेक्स्ट एडजेसेंट रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसी में अब आप कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि R1 इक्वल टू R2, R3 इक्वल टू R4, मतलब जो रेजिस्टेंस इसका रेशियो सेम रहेगा, तो होगा क्या? ये तो कंडीशन होगी कि व्हीट स्टोन ब्रिज लगेगा। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज लग चुका है तो इस ब्रांच में से करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इस ब्रांच में से करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। पॉइंट समझ में आ रही बात? इस ब्रांच में से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, काइंड ऑफ नल डिफ्लेक्शन, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता। तो अगर कोई करंट नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आ रहा है तो इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है क्या हम कंसीडर करेंगे क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज में
अगर इतना तो याद रखो, कोई भी सर्किट हो, अगर उस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है तो उसका हम रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मैंने कल ही बताया था कि यहां पे अभी 5 ओम है और एज, अब यहां से बताओ इसके क्रॉस जब रेजिस्टेंस देखोगे कितना लगेगा, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर, कितना होगा यहां से देखने पे कितना लगेगा? R1 R3 पैरेलल टू R4 R2, क्या बोले यार, मैं अभी जो पूछ रहा हूं उसका बताओ ना। इसका क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि करंट इसमें से जा रही है, करंट इसमें से जाएगी नहीं, तो जिस रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जाता उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाओगे, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो बीच वाली ब्रांच होगी उसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। बात क्लियर हुई? अब एक बात बताओ, क्या ये वाला, ये जो क्वेश्चन है, क्या इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज सेटिस्फाई कर रहा है क्या कंडीशन? ध्यान से देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा यार। एक बार बताओ, मान लो यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, अब देखो इसका 2/2 इज इक्वल टू 1/1, और क्या चाहिए भाई, जान लोगे क्या सर्किट की? 2/2 1/1, दोनों इक्वल ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए 5 ओम वाला यूजलेस है। जैसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल हुई, वैसे ही जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, और जब करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब उसका जो भी रेजिस्टेंस है हमारे किसी मतलब का नहीं है, तो मतलब हम उसे क्या कर देंगे, कैंसिल, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, खत्म। सॉरी, समझ आ गई बात? अब बताओ, अब निकाल सकते हो कि नहीं? अब बताओ, अब निकाल सकते हो कि नहीं? अब रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं? कुछ लोगों ने कहना सर पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। मैं A2 था, A1 था, A2 था, A1 था, और इतनी खराब ड्राइंग है। A2 A2 A1 A1, और बीच में एक और लगा था, दैट इज 5, और यहां से आपको रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो अब देखो, अब चाहे तो ऐसे करो कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये किस में हो गए, मतलब ये बैलेंस है, या फिर 2/2 इक्वल टू 1/1, एक क्या है, बैलेंस है। दोनों ही केस में अगर ये बैलेंस है तो क्या इस 5 ओम से कोई करंट जाएगा क्या? दोनों ही अगर बैलेंस है, क्या 5 ओम से करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाने का मतलब क्या है, हटा दो ना भाई, भूल जाओ इसे। अब बताओ, ये 2 एंड 1, ये 2 एंड 1 किस में है, सीरीज में पैरेलल में? 2 एंड 1 किस में है, सीरीज में पैरेलल में? न्यू सीरीज में। और ये 2 एंड 1 किस में है, सीरीज में पैरेलल में? ये वाला 2 एंड 1 किस में है, सीरीज में। तो 2 1, मतलब कुछ डायग्राम ऐसा बन चुका होगा, 2 1 3 2 1 3, और हमारा कुछ ऐसा हो गया होगा। तो अब 3 एंड 3 किस में हो गए, बताओ जल्दी, 3 एंड 3 किस में हो गए, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, 3/3, मतलब 3/2, दैट इज 1.5। क्लियर?
अभी व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे यूज करना है समझ में आ गया सबको? व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओके। अब बात आती है स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की। अब किसकी बात आती है? स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की। कितना टाइम हो गया? चलो उसको थोड़ा सा, चलो अभी जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट। अभी तक के क्लास में जो भी पढ़ा, कहीं भी कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं 9 बजे। डन? ओके, वेलकम।